बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिस्टम मॉडल्स। अब सिस्टम मॉडल्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको पढ़ने के कुछ फ़ायदे और कुछ होते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स कि आप इसको क्यों करना चाह रहे हैं। मतलब इस टॉपिक के, इस कॉन्सेप्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप इसको क्यों लर्न करें, क्यों सीखें। तो कहते हैं टू इंट्रोड्यूस सम टाइप्स ऑफ सिस्टम मॉडल दैट मे बी डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। हम इससे पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे थे एंड सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस। तो कहता है उसके अंदर हमारे पास जो सिस्टम मॉडल था, ठीक है, तो उसके कुछ टाइप्स को सिस्टम मॉडल्स की डिज़ाइन करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उन सिस्टम मॉडल्स की हम लोग सिस्टम मॉडल्स को यूज़ करते हैं। कि वो सिस्टम मॉडल्स की जो हमने बात की थी बेसिकली वो ये कुछ ग्राफ्स हैं जिनको हमने मॉडल्स का नाम दे दिया है। तो वो हमारे सिस्टम के अंदर डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को या डिफरेंट प्रोसेसेस को उनकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यूज़ करते हैं कि वो किस तरह उनका फ्लो होगा, किस तरह काम करेगा। तो कहते हैं अंडरस्टैंड हाउ ग्राफिकली मॉडल्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्राफिकली मॉडल्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम को, हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू सम ऑफ द डायग्राम टाइप्स। बेसिकली ये कुछ डायग्राम्स की टाइप्स ही हैं जिनको हमने सिस्टम मॉडल का नाम दिया है। और वो जो डायग्राम है, वो जो ग्राफिकली डायग्राम्स हैं, वो किसको यूज करते हुए बननी है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यानी कि यूएमएल जिसको हम लोग कहते हैं। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यानी कि यूएमएल को यूज करते हुए हम लोग ये कुछ डायग्राम्स बनाते हैं अपने सिस्टम्स के फ्लोज को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे सिस्टम की वर्किंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह बना सकते हैं। ये क्या चीज़ें हैं डायग्राम्स के अंदर, सिस्टम मॉडल्स क्या हैं और किस तरह ये एक्सप्लेन होते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा आप लोगों को। तो कहता है यूजर रिक्वायरमेंट्स, मतलब सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जो बात की थी कि यूजर से जो हम लोग रिक्वायरमेंट्स लेते हैं उन्हीं की बेस पे फिर हम उसको मॉडल्स बनाते हैं उनके, या कुछ उस सिस्टम के मॉडल्स की रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को। तो फिर यूजर से वो चीज़ें वेरीफाई करवा के फिर हम लोग उसकी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो कहता है यूजर रिक्वायरमेंट शुड बी रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। तो जो यूजर से रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं वो ऐसी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिख रहे होते हैं जो यूजर को समझ आती है। अब यूजर को जो लैंग्वेज समझ आती है वो उसी लैंग्वेज के थ्रू हमें, जो नेचुरल लैंग्वेज होगी, जो भी हमारी कन्वर्सेशन के लिए यूज हो रही होगी, वो चाहे इंग्लिश है, उर्दू है, वो जो भी लैंग्वेज है, तो जो यूजर की रिक्वायरमेंट जब यूजर से ले रहे होते हैं तो उस टाइम वो नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में होती हैं जो भी आप उस टाइम यूज कर रहे हैं। वो लेने के बाद फिर हम उनको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम उसको मोर टेक्निकल वेज के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल वे जो कि एक डेवलपर को समझ आएगा, मतलब एक प्रोग्रामर के लिए। फिर हम लोग जब उसको टेक्निकल वे के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बनता है, डॉक्यूमेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन, जो कि क्या कहलाता है? सेट ऑफ सिस्टम मॉडल्स। ये जो मॉडल बनता है सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस के लिए, कि सिस्टम के अंदर क्या क्या स्पेक्स होंगी जो कि यूजर ने रिक्वायर्ड की हैं, उनका जो एक डॉक्यूमेंट बनेगा उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन, डीएसएस। या फिर वो रिक्वायरमेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन, आरएसएस भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट एक बनेगा, इसका ये नाम होगा और इसके अंदर क्या होंगे? सेट ऑफ सिस्टम मॉडल्स के कुछ सिस्टम मॉडल्स, मतलब कुछ ग्राफ्स, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमारे उस सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप की स्पेसिफिकेशंस को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल हुए हो।
और ये सिस्टम मॉडल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स ही हैं, जो कि मैं आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ तो कौन कौन से हैं और वो कैसे होते हैं। और इनका मेन मकसद क्या है कि दीज मॉडल्स आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दैट डिस्क्राइब, ये मॉडल क्या है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है जो कि डिस्क्राइब कर रही होती है आप लोगों के सिस्टम के अंदर जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनको। ठीक है, तो मतलब जो उसके अंदर बिजनेस प्रोसेसेस, मतलब जो उसके अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, जो फंक्शंस हो रहे हैं, मतलब जैसे कि आप लोगों ने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम बनाना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल के तौर पर कि जैसे अकाउंट्स का सिस्टम है, उसके अंदर आप लोग लेजर्स मैनेज हो रहे होते हैं आप लोगों के, और उसके अलावा लेजर्स के अलावा आप लोग वहाँ पे अकाउंट्स देख रहे होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट सैलरीज देख रहा होता है, तो वो सारे उसके अंदर बिजनेस प्रोसेसेस हैं जो कि वर्किंग कर रहे हैं। उन तमाम बिजनेस प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, कि वो क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं प्रॉब्लम्स के पर्सपेक्टिव से, फिर सिस्टम दैट इज टू बी डेवलप्ड, और ओवरऑल सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से। तो ये कुछ पर्सपेक्टिव से हम लोग फिर अब उन मॉडल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की सूरत में एक्सप्लेन करते हैं। अब सिस्टम मॉडल के अंदर आ जाते हैं। सिस्टम मॉडल कहता है इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ ए सिस्टम। अभी जो स्टार्ट है, जो फर्स्ट इसकी सिस्टम मॉडल की ओवरऑल एक जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, डेवलप एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। ठीक है, और विद ईच मॉडल प्रेजेंटिंग अ डिफरेंट व्यू और पर्सपेक्टिव ऑफ दैट सिस्टम। एक हम पहले जनरल एब्स्ट्रैक्ट लेवल का मॉडल तैयार करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जो उसके फिर आगे फर्दर टाइप्स मॉडल्स की आती हैं किस चीज को प्रेजेंट करने के लिए, कि डिफरेंट व्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से फिर आगे इसकी फर्दर टाइप्स चलती हैं। पहले एक जनरल मेन मॉडल, फिर उसके आगे फर्दर टाइप सिस्टम मॉडल के अंदर ही। अब सिस्टम मॉडल हैज नो कम टू मीन रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टम यूजिंग सम काइंड ऑफ ग्राफिकल नोटेशंस। अब ग्राफ की बात हुई है कि हमने अपने मॉडल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमें फिर उस ग्राफ के अंदर इस्तेमाल होने वाली कुछ नोटेशंस भी चाहिए होंगी। जैसे कि आप लोगों ने कभी फ्लो चार्ट पढ़ा हो, तो फ्लो चार्ट के अंदर जितनी भी वो नोटेशन यूज हो रही होती हैं, हर एक का नाम होता है ना, मतलब ये एरो का सिंबल, ये वो डायगोनल, और ये डायमंड शेप, और इस तरह आप लोग डिफरेंट सिंबल को यूज करते हुए फ्लो चार्ट बनाते थे। तो उसके अंदर वो जो सिंबल्स थे ग्राफिकली, वो नोटेशंस कहलाती थी उसके अंदर। इसी तरह यहाँ पे यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूएमएल के अंदर भी कुछ ग्राफिकली नोटेशंस हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम ग्राफ बनाएंगे, यूनिफाइड मॉडल जो हमारे होंगे वो डिजाइन करेंगे। तो सिस्टम मॉडलिंग हेल्प्स द एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, कि हमारे पास उस सिस्टम की जितनी भी फंक्शनैलिटीज होंगी उनको हम मॉडल करेंगे। अब जब उनको मॉडल करेंगे तो जो हमारे एनालिस्ट होंगे उस सिस्टम को बनाने से पहले ही उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उनको, फिर वो अप्रूव करते हैं कि ठीक है ये हमारी सारी चीज़ें ठीक है, फिर हम कोडिंग की तरफ जाते हैं। डायरेक्ट कोडिंग नहीं शुरू कर देते, उससे पहले हम लोग उस सिस्टम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फ्लो बताते हैं, फिर वो एनालिस्ट उसको देखते हैं, फिर अंडरस्टैंड करके फिर अप्रूव करते हैं, और फिर हम कोडिंग की तरफ जाते हैं। तो कहते हैं मॉडल्स आर यूज ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये जितने भी मॉडल्स हैं ये हमारे जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम यूज होते हैं, मतलब यूजर से रिक्वायरमेंट लेके उनको मॉडल करना। तो कहता है यू मे डेवलप मॉडल्स ऑफ बोथ द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड द सिस्टम टू बी डेवलप। या आप ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको दो सिस्टम के मॉडल बनाना पड़े, एक एग्जिस्टिंग सिस्टम जो पहले चल रहा है, और एक आप उसी को देखते हुए नया सिस्टम जो बनाने जा रहे हैं वो। आप दोनों के मॉडल्स बना के फिर एनालिस्ट को दिखाएं। मतलब अगर आप लोग किसी एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर कुछ इन्हांसमेंट करके एक नया मॉडल बनाना चाह रहे हैं या एक नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको एनालिस्ट को प्रीवियस
सिस्टम के भी मॉडल शो करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले यहाँ पे इसमें ये हो रहा था कि हम लोग जब एनालिस्ट को अपने सिस्टम की मॉडलिंग करवा रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, तो हम पूरे का पूरा सिस्टम चला के नहीं दिखा रहे होते, बल्कि उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही उसको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ये मॉडल्स ही हैं। तो इन मॉडल्स का जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके भी मॉडल बनाएंगे, जो पहले चल रहा था उसके भी बनाएंगे, फिर उन दोनों का कंपैरिजन करेगा एनालिस्ट, उसको दिखाने के लिए, शो करवाने के लिए। कहता है मॉडल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम आर यूज्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, दे हेल्प। जो मॉडल ऑफ द न्यू सिस्टम आर यूज्ड टू ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टू एक्सप्लेन द प्रपोज्ड रिक्वायरमेंट्स अदर सिस्टम स्टेक होल्डर्स। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं, उनको जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको समझाने के लिए हम लोग प्रपोज रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो इस तरह फिर मॉडलिंग की सूरत में हम लोग उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इंजीनियर्स यूज दीज मॉडल्स, मतलब आप लोग जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आप इंजीनियर्स हुए ना, तो इंजीनियर यूज दीज मॉडल, तो सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स होते हैं वो इन मॉडल्स को यूज करते हैं। तो ये तो हो गया सिस्टम मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा। सिस्टम मॉडलिंग है क्या, इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन यूज करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इनको यूज करते हैं किस लिए, अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को टेक्निकल वे के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि एनालिस्ट उसको देख के उसके मुताबिक उसकी अप्रूवल दें और उसके मुताबिक फिर हमारी कोडिंग हो। मतलब अपने सिस्टम को बनाने से पहले ही उसके फ्लो को समझ रहा, फिर उस सिस्टम की डेवलपमेंट की तरफ जाना, उसको बनाने की तरफ जाना। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आते हैं इस सिस्टम के कुछ पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, सिस्टम मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स ऑफ ए सिस्टम with each model presenting a different view of perspective of that system। एक जनरल मॉडल हो गया, एक जनरल पर्सपेक्टिव के लिए ऐसे भी बना सकते हैं। फिर उसके आगे फर्दर हर एक अब्स्ट्रैक्ट लेवल का जो होता है वो जनरल मॉडल होता है। फिर आगे उसकी जो डिफरेंट आगे पर्सपेक्टिव्स होंगे उसके लिहाज से फिर अलग-अलग मॉडल्स भी बनते हैं। मतलब हर लिहाज से हमने अपने सिस्टम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है कि वेयर यू मॉडल द कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम। एनवायरनमेंट क्या है? कुछ सिस्टम के इर्द गिर्द की चीज़ें सारी। एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप अपने सिस्टम को मॉडलिंग करेंगे कि ये लोग हैं, ये चीज़ें हैं जो ऐसे सिस्टम को यूज़ करेंगे। यानी कि एक सिस्टम है, उसका एक एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि इंसान है, तो वो जिस एनवायरनमेंट में अंदर रहता है तो उसके ऊपर वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं ना। तो वो जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है उस एनवायरनमेंट के लिहाज से किसी इंसान का मॉडल बनाना, डिज़ाइन करना, तो वो इसका एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव कहलाता है। दूसरी चीज़ होती है इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव कि वेयर यू मॉडल द इंटरेक्शन बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। पहले उसको एनवायरनमेंट के लिहाज से, फिर उस सिस्टम को और एनवायरनमेंट की आपस में इंटरेक्शन, मतलब इंसान के ऊपर जो इफेक्ट आ रहे होते हैं एनवायरनमेंट के, उनकी वो जो इंटरेक्शन से ही आते हैं ना, तो वो इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करना और बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, एनवायरनमेंट के साथ और उस सिस्टम के जो अपने कंपोनेंट्स होंगे उनके आपस में। एनवायरनमेंट के और सिस्टम के हो गए, यानी कि एनवायरनमेंट के और इंसान के हो गए। फिर उस इंसान के अपने भी तो कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो उनकी आपस में जो इंटरेक्शन हो रही होती है। मतलब गर्मी के मौसम में हमारा बॉडी लैंग्वेजेस, बॉडीज डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं, सर्दी में डिफरेंट। तो इस तरह हमारे जो बॉडी पार्ट्स, बॉडी कंपोनेंट्स आपस में भी एक इंटरेक्शन होती है, एक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होती है। इसी तरह हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स की एक आपस में इंटरेक्शन है, एक उसकी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है। तो ये इंटरेक्शन वाला जितना भी काम है उसकी पर्सपेक्टिव से मॉडल्स बनाना। फिर स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव के लिहाज से, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव क्या है कि वेयर योर मॉडल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सिस्टम और द स्ट्रक्चर ऑफ दैट डाटा दैट इज प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। क्या अब स्ट्रक्चर हो गया उसका, जो स्ट्रक्चर होता है ना, कि जैसे आपका घर का एक स्ट्रक्चर होता है या एक किचन का एक स्ट्रक्चर होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्लेस करवानी है।
घर का स्ट्रक्चर है कि कौन कौन से कमरे कैसे कैसे डिज़ाइन करने हैं, उनको अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसी तरह हमारे सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर बनता है ऑर्गेनाइजेशन का। अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी तरह हमारे सिस्टम का भी जो हम बनाने जा रहे होते हैं उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है। तो उसके लिहाज से स्ट्रक्चर के लिहाज से मॉडल बनाना, फिर उसके बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के लिहाज से कि वेयर यू मॉडल द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एंड हाउ इट रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स। मतलब बिहेवियर जैसे होता है ना, एक इंसान है तो उसके आगे से इन्वायरमेंट जब कुछ करता है तो उसका भी तो आगे से रिएक्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है। तो इसी तरह हमारे सिस्टम के अंदर भी कंपोनेंट्स होते हैं कि जब वो उनके ऊपर कोई वर्किंग परफॉर्म होगी तो उनका भी कोई एक रिस्पॉन्स होगा, रिएक्ट करेंगे वो। उस रिस्पॉन्स वाले जो काम होंगे वो बिहेवियर जो सारा होगा उसकी बेस पे एक तो मॉडलिंग तैयार होगी। तो ये 4 पर्सपेक्टिव्स हैं, 4 पर्सपेक्टिव्स हैं जिनकी बेस पे हम लोग 4 डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स तैयार करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स बनते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने सिस्टम को। यहाँ तक तो हो गया सिस्टम मॉडलिंग ओवरऑल, सारा हमारा एक स्केच। ठीक है, ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी और जनरल मॉडल के लिहाज से। अब इनको बनाने की तरफ आ जाते हैं, एक्चुअल हमारी जो एग्जैक्ट जो हमारी चीजें होंगी उनकी तरफ आते हैं। तो उन बनाने की तरफ आने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये काम करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए जिसको यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यानी कि यूएमएल कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ नोटेशंस होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं ग्राफिकली जिनको हम लोग यूज करते हुए अपने इस मॉडल्स को, इन मॉडल्स को तैयार करते हैं। कहता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ 13 डिफरेंट डायग्राम टाइप्स। बेसिकली एक सेट है डायग्राम टाइप्स का जो कि 13 किस्म की हैं, 13 डिफरेंट टाइप्स की डायग्राम पर मुश्तमिल है ये। दैट में बी यूज टू मॉडल सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो कि अपने हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के जितने भी मॉडल्स हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इसके जो मेजर रिवीजन थी जो लास्ट टाइम हुई है, जो उसको हम लोगों ने पहले यूएमएल था तो फिर यूएमएल 2 का नाम दिया, वाज फाइनलाइज्ड इन 2004। मतलब 2004 के अंदर इसमें फाइनल जो अपडेशन आई थी वो थी। तो द यूएमएल इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड अप्रोच, कि ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनली, ग्लोबली। ये हमारे पास ये जो इसका मॉडल्स बनाने के लिए ये जो नोटेशंस और हम लोग डायग्राम्स यूज करते हैं, ये पूरे दुनिया के अंदर कहीं पे भी एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली है। फॉर डेवलपिंग मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, के जितने भी हम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाते हैं उनको डेवलप करने के लिए जो इससे पहले उसका मॉडल बनता है उसके लिए जो यूएमएल लैंग्वेज का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये कहता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो होगी लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज को यूज करते हुए हम जब डायग्राम बनाते हैं तो हमने जो पर्सपेक्टिव्स देखे थे उन पर्सपेक्टिव लिहाज से जब डायग्राम्स बनती हैं तो उन डायग्राम्स की भी फिर किस्में होती हैं। ठीक है, क्या हम किस पर्सपेक्टिव से जाना चाह रहे हैं तो उसके लिहाज से जो डायग्राम बनेगी वो कौन सी बनेगी। तो उसके लिहाज से सबसे पहली जो डायग्राम की टाइप है वो है हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम हम कब बनाते हैं, इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, which shows the activities involved in a process or in data processing, कि हमारे सिस्टम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही होती हैं, एक्टिविटीज क्या होती हैं कि जो प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे होते हैं उन्हीं को हम एक्टिविटीज कहते हैं। कि कोई जो काम हो रहा होता है वही एक्टिविटी कहलाती है ना, तो जो काम हो रहा होता है वो हमारा कंप्यूटर की लैंग्वेज में फिर प्रोसेस कहलाता है। तो प्रोसेस जो होना होता है वो क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग किसी ना किसी डाटे के ऊपर होती है, खुद तो नहीं ना हो जाती। तो उस डाटे के ऊपर जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो तमाम डाटा प्रोसेसिंग के लिए तमाम एक्टिविटीज को शो करवाने के लिए जो ग्राफ बनता है हमारे पास, वो हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम कहलाती है। अब हम यूएमएल डायग्राम की ना इसकी अपनी पर्सनल नोटेशन की सूरत में आ गए हैं। इससे पहले तक हम अभी यूएमएल से पहले तक हम लोग जनरल टर्म्स के अंदर जनरल पर्सपेक्टिव से
सिस्टम मॉडल्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। अब इस सिस्टम मॉडल को यूएमएल को यूज करते हुए प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स यूज करते हुए हम इसको काम कर रहे हैं। तो पहले एक्टिविटी डायग्राम हो गई, ठीक है, ये मैं आप लोगों को शो भी करवा देता हूँ। ये इस तरह हमारे पास ये एक्टिविटी डायग्राम बनती होती है कि अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इस तरह का फील्ड सर्कल होता है ना, डॉट टाइप का, ये हमारा स्टार्ट ऑफ प्रोसेस होता है कि यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी डायग्राम है। फिर उसके बाद ये हमारे पास प्रोसेस आता है, कस्टमर सेंड्स एन ऑर्डर रिक्वेस्ट। अब ये एक प्रोसेस था, तो प्रोसेस के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। ये सारी एक्टिविटी डायग्राम, इसको डिटेल के साथ मैं आप लोगों को वन बाय वन बाद में करवाऊंगा। अभी मैं इसकी जस्ट टाइप्स बता रहा हूँ आप लोगों को। टाइप क्यों यूज करते हैं और उसकी शेप किस तरह की होती है, ये तीन चीजें आप लोगों ने यहाँ पे क्लियर करनी है कि एक्टिविटी डायग्राम मतलब एक डायग्राम की टाइप है, इस्तेमाल क्यों करते हैं, किन चीज़ों किन कामों के लिए, और उसकी शेप किस तरह की होती है। उसकी शेप इस तरह की होती है जिसमें ये प्रोसेसेस और एरोज, फिर उनके दरमियान में कंडीशनल साइंस, और इस तरह हमारे पास ये एक एक्टिविटी डायग्राम कहलाती है। तो ये आप लोगों ने शेप देख लेनी है। इसके पास ये सिंबल, जो इसी तरह के सिंबल यूज करने हैं, इसी तरह की शेप बनानी है, क्योंकि इसमें ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। ये आप लोगों को डायग्राम दिखाने का मकसद यही है कि जब आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, मतलब जो ग्राफ के अंदर जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं, जिस तरह की बन रही है, उसी तरह की बनानी है। और ये जो हमारे पास इस तरह डॉट्स फील्ड सिंबल होता है, उसके आउटसाइड पे जो सर्कल होता है, ये हमारे पास टर्मिनेशन को शो करता है, जिसकी आउटसाइड पे ये बॉर्डर लाइन बनी होती है। जिसके नहीं बनी होती वो हमारे स्टार्ट वाले प्रोसेस को शो करता है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एक्टिविटी डायग्राम। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं यूज केस डायग्राम। कहता है which shows the interaction between a system and its environment। ऊपर हमारे environment की बात हुई थी ना, कि जिसमें environment और components के दरमियान में interaction बना बात हुई थी पर्सपेक्टिव की। तो उस पर्सपेक्टिव के लिए जो हमारे पास यहाँ पे टेक्निकली डायग्राम होती है, वो होती है यूज केस डायग्राम, कि जो हमारे सिस्टम और इन्वायरमेंट के दरमियान में इंटरेक्शन पैदा करती है, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या है, हमारे एक्टर्स, हमारे वो लोग यूजर जिन्होंने हमारे सिस्टम को यूज करना है, और हमारा सिस्टम क्या है, हमारा एक्चुअल सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। सेंड रिक्वेस्ट की जैसे बात हुई थी अभी, रिक्वेस्ट सेंड करने वाला, लॉगिन का, फिर उसके बाद अकाउंट्स का है, तो कोई या बैंक की अगर एटीएम है तो बैंक का, अगर ट्रांजैक्शन सिस्टम है तो वो ट्रांजैक्शन सिस्टम, ट्रांजैक्शन किस तरह परफॉर्म हो रही है, वो पूरा एक सिस्टम है। तो उस सिस्टम की और यूजर की आपस में जो इंटरेक्शन होती है, वो शो करवाने के लिए हम यूज केस डायग्राम यूज करते हैं। अब इसको थोड़ा सा शो करवा देता हूँ। ये आप लोगों के पास, मेरे पास हमारा जो यूज केस डायग्राम नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये जो बॉर्डर लाइन बनी हुई है ना, बॉक्स आप लोगों के पास नजर आ रहा है, ये वाला, ये बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स हमारे सिस्टम को शो कर रहा है। और ये एक हम लोगों ने जो इस तरह का एक एक्टर बनाया हुआ है, एक इंसान की शेप बनाई हुई है लाइंस के साथ, तो ये हमारे एक्टर को, हमारे यूजर को, हमारे कस्टमर को, जिसने हमारे सिस्टम को यूज करना है, वो शो कर रही है। तो ये हमारा एक एक्टर हो गया, ये हमारा एक सिस्टम हो गया। तो ये एक्टर हमारा इन्वायरमेंट कहलाएगा, सिस्टम हमारा सिस्टम है। इन दोनों के दरमियान में ये जो इंटरेक्शन है, इसको शो करवाना, ये हमारा यूज केस डायग्राम। अब इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमारा कस्टमर, हमारा एक्टर जो है, एनवायरनमेंट है, वो किसी एक एक्टिविटी के साथ लिंक हो रहा होगा हमारे सिस्टम की, और वो क्या है, ऑर्डर करना, ठीक है। ऑर्डर फिर आगे फर्दर एक अपना सब यूज केस बनाएगा, उसके अंदर फिर आगे इंटरेक्शन आएगी कंपोनेंट्स की। हमने दो बातें की थी, एक एक्टर यानी कि एनवायरनमेंट और सिस्टम के साथ, फिर सिस्टम के अपने कंपोनेंट्स के दरमियान में भी, कि पहले इंटरेक्शन क्या होगी हमारे एक्टर यानी कि कस्टमर की हमारे सिस्टम के साथ, फिर हमारे सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स आ रहे थे उनकी आपस में इंटरेक्शन। एक मेन जो हमारे पास जिसके साथ हमारे इन्वायरमेंट ने इंटरेक्ट किया, वो क्या था, ऑर्डर का कंपोनेंट। अब इस ऑर्डर के अंदर सब प्रोसेसेस होंगे, सब एक्टिविटीज होंगी,
जैसे कि ऑर्डर के अंदर नॉर्मल ऑर्डर है या स्पेशल ऑर्डर है। तो इसके अंदर जो आगे सब प्रोसेसेस बने हैं, ये जो हमारे बने हैं, इनकी आपस में इंटरेक्शन कि ये ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर की तरफ जाएगा, नॉर्मल ऑर्डर की तरफ जाएगा, तो ये इनकी आपस में जो इंटरलिंक होंगी चीजें वो आ गई। ये कहता है यूज केस डायग्राम ऑफ एन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है कि जैसे एक होटल के अंदर ऑर्डर करते हैं तो उस ऑर्डर की जो मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने एक यूज केस डायग्राम बनाया। आप लोगों ने भी ये बनाते वक्त ख्याल रखना है कि एक्टर की शेप हमेशा इसी तरह की बनानी है, नीचे उस एक्टर का नाम लिखना है कि एक्टर कौन सा है वाला, एडमिन है, कस्टमर है, यूजर है। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है जस्ट आप लोगों को शो करवाने के लिए लिखा है, जब आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बनाना होता है तो फिर ये नहीं बनाना होता, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। उसके बाद आप लोगों ने ये बॉडी बनानी होती है, ये जो हमारे होते हैं ना, ये जो इस तरह के एग शेप बनी हुई है, ये सारे हमारे यूज केसेस कहलाते हैं और ओवरऑल हमारी यूज केस डायग्राम कहलाती है कि जिसके अंदर ये यूज केसेस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये यूज केसेस, ठीक है, ये सिस्टम के अंदर आएंगे। तो ओवरऑल हमारा एक बॉर्डर, इस तरह बॉर्डर बना के आप लोगों ने सिस्टम बना लेना है कि जितने भी यूज केसेस होंगे वो सारे इस बॉर्डर के अंदर रहने चाहिए। इनकी आपस में भी इंटरेक्शन होगी तो वो किसी एक यूज केस की उसके सब केसेस के साथ होगी, और एक जो मेन यूज केस होगा उसकी हमारे एनवायरनमेंट यानी कि एक्टर के साथ होगी। ठीक है, और जो सब फिर आगे यूज केसेस होते हैं उनको हम इस तरह डॉटेड लाइन के साथ शो करते हैं इंटरेक्शन को, और जो एक एक्टर के साथ होती है वो मेन इनके फुल लाइन, जो मेन लाइन होती है, इनके फील्ड लाइन जो होती है वो वाली यूज करते हैं। और जो सिस्टम के अंदर यूज केसेस की आपस में, सब यूज केसेस की आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं वो डॉटेड लाइन के साथ करते हैं। तो ये जो सिंबल्स होते हैं इनका आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब आप लोगों ने यूज केसेस बनाने हैं अपने सिस्टम के, तो सेम इसी तरह इन्हीं सिंबल को यूज करते हुए बनाने हैं, उनकी शेप इसी तरह की होनी चाहिए। अभी ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर सिर्फ इस तरह ये वाले मेन यूज केसेस ही हों, सब ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन मैंने आप लोगों को सब के साथ दिखाया ताकि आप लोग हर एक चीज के बारे में जान सकें कि सब भी हो सकते हैं, मेन भी हो सकते हैं, और दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं। ये इसकी होगी दूसरी टाइप डायग्राम्स की। पहले एक्टिविटी डायग्राम, फिर यूज केस डायग्राम, उसके बाद फिर बारी आती होती है सीक्वेंस डायग्राम्स की। अब सीक्वेंस डायग्राम कब बनती है? जब हम ये यूज केस डायग्राम बना लेते हैं कि एक्टर और सिस्टम के दरमियान में जो यूज केस डायग्राम बन जाती हैं, फिर हम सीक्वेंस डायग्राम की तरफ जाते हैं। सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है कि इसके टॉप पे, ये टॉप पे जो हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं, ये हमारे जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उनको शो कर रहे हैं, और ये हमारा एक यूज केस, ये हमारे पास तमाम यूज केसेस जितने भी थे, एक्टर भी आ गया उसमें, यूज केसेस भी आ गया, उन तमाम को आपस में फिर फ्लो को शो करते हैं। एक कस्टमर का एक्टर था ना, वो एक्टर पहले बनेगा। जो हम अब ये ऊपर जो मैंने यूज केस दिखाई है, उसी यूज केस की मैं अब सीक्वेंस डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो उसके अंदर पहले हमारा जो एक्टर था जिसको हमने कस्टमर कहा था, ये कस्टमर का पैनल आ गया, ये कस्टमर का पहलू आ गया सारा, कि जब एक कस्टमर हमारे सिस्टम को यूज कर रहा होता है तो उसकी कंटिन्यूसली इंटरेक्शन चल रही होती है। तो हम लोग ये कंटिन्यूसली इस तरह का बॉक्स वाली लाइन बनाते हैं। ये जो बॉक्स वाली लाइन यहाँ से अब स्टार्ट हो रही है ना, इसका मतलब है कि हमारी सिस्टम के साथ इंटरेक्शन या वर्किंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है। इससे पहले ये जो डॉटेड लाइन होती है ये वेट को शो कर रही होती है, कि कस्टमर आया, उसने थोड़ी देर वेट किया, फिर उसने सिस्टम को लॉग इन किया, यानी कि यहाँ से लॉगिन का काम शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, यानी कि इनिशियलाइज किया अपने सिस्टम को, डबल क्लिक करके ओपन करते हैं ना किसी फाइल को, वो यहाँ से वर्किंग स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से जब सिस्टम को उसने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया, तो आगे इसके साथ फिर वो कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहा है। तो जब तक ये कंटिन्यूसली वर्किंग करता रहेगा तो इस तरह ये हम लोग बॉक्स वाली लाइन बनाएंगे, और जहाँ पे वेट आना होगा वहाँ पे हम डॉटेड लाइन से लिखेंगे। तो यहाँ से इसने शुरू किया तो बॉक्स लाइन शुरू हो गई, और यहाँ पे आके फिर इसने सिस्टम की चीजें देख के उसके बाद एक मैसेज फॉरवर्ड किया, सेंड ऑर्डर किया। मतलब पहले उसने मेन्यू वगैरह देखा होगा तो इतना ये इतनी वर्किंग की होगी ना, तो यहाँ पे उसको एक मेन्यू पसंद आया, उसने उसका ऑर्डर किया। ठीक है,
अब ये जो यहाँ पे ये हमारा सिस्टम, यहाँ पे जो ऑर्डर सिस्टम था वो भी वेट कर रहा था। तो हमारा यूजर जब सिस्टम को यूज कर रहा था तो सिस्टम ने भी साथ ही यूज होना शुरू हो गया था। तो उसने भी, जितना यूजर ने वेट किया उसने भी वेट किया। अब वो ऑर्डर हमारे पास उस ऑर्डर सिस्टम के पास आया जो ऑर्डर सिस्टम हमने बनाया हुआ था। तो जितनी देर यूजर काम करेगा, किसी न किसी ऑर्डर सिस्टम पे ही काम कर रहा होगा ना, तो उतनी देर वो ऑर्डर भी चलता रहेगा। अब इसके अंदर फिर ये हम आगे इसकी, क्योंकि सब यूज केसेस भी थे तो उनकी तरफ भी इंटरेक्शन बननी है इस ऑर्डर वाले यूज केस से। तो इसके अंदर फिर हमारी एक पाइपलाइन बनती है जो कि शो करती है कि ये इतनी देर आगे अपने सब प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट होता रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो पाइपलाइन होती है ये वर्किंग को शो कर रही होती है। तो ये जो फर्स्ट पाइपलाइन थी ये इस सिस्टम, इस एक्टर के साथ वर्किंग को शो कर रही है कि इतनी देर इसके पैरेलल ये इसके साथ काम करती रही है। ये जो पाइपलाइन शो कर रही है तो ये इतनी देर अपने आगे सब प्रोसेस के साथ काम करती रही है। एक यूजर ने जब ऑर्डर दिया था, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, यहाँ पे आया तो इसने क्या किया, आगे यहाँ से आके इसने अपनी थोड़ी सी वर्किंग की, उसके बाद यही रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी, डिस्पैच कर दी अपने स्पेशल ऑर्डर की तरफ, क्योंकि स्पेशल ऑर्डर था तो उसकी तरफ कर दी। उसके बाद ये जो सेल्फ कॉल होती है ना, ये ज़रूरी नहीं होती, ऑप्शनल होती है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं है। ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब हमारे पास सिस्टम जो ऑर्डर दे रहे होते हैं वो पर्ची जाती है, तो पर्ची के ऊपर वो टिक करके अपने पास भी तो रिकॉर्ड रख रहा होता है ना, डिस्पैच करके, ये डिस्पैच हो गई है, चलो ये उठा लिया। तो अगर उस तरह का सिस्टम है तो ये सेल्फ कॉल आप अपना लगा लेंगे, नहीं है तो फिर नहीं लगाएंगे। फिर हम लोग यहाँ से इसको डॉटेड लाइन के साथ वापस, जो रिक्वेस्ट जा रही होती है वो फील्ड लाइन आती है, जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ रहा होता है वो डॉटेड लाइन के साथ आता है। ये ऑर्डर कंफर्म हुआ, डॉटेड लाइन के साथ वापस आया सिस्टम के पास, मेन सिस्टम के पास। मेन सिस्टम ने अब उसका रिटर्न रिस्पॉन्स कर दिया हमारे कस्टमर को। ठीक है, कस्टमर आगे फिर आगे कुछ वर्किंग देखेगा, देख रहा है, उस मतलब पसंद आ गया तो मजीद कोई ऑर्डर कर देगा, नहीं आया तो नहीं करेगा। मतलब अब कस्टमर यहाँ तक वर्किंग करता रहा है, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो उसने वापस सिस्टम को लॉग आउट कर दिया और वह चला गया। तो उसके बाद ये आगे फिर वो वेटेड मतलब टाइम भी शो करता है, लाइफ लाइन भी कहते हैं, मतलब सिस्टम वेटिंग कंडीशन में। तो थोड़ी देर वेटिंग में रहेगा, उसके बाद खुद ही लॉग ऑफ हो जाएगा, और लाइफ लाइन भी कहते हैं इसको। तो इसी तरह ये हमारे पास ये स्पेशल ऑर्डर था। अगर ये स्पेशल ऑर्डर ना होता, नॉर्मल ऑर्डर होता, तो ये वाला काम नहीं होना था। फिर यहाँ से ये रिक्वेस्ट जानी थी डायरेक्ट इधर इसके पास। ठीक है, तो ये मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ इस पाइपलाइन को। तो इस तरह आना था और यहाँ से एक रिस्पॉन्स आना था इस तरह डॉटेड लाइन की सूरत में इसके पास, और इसने फिर डॉटेड लाइन की सूरत में अपने कस्टमर को वापस रिस्पॉन्स कर देना। तो पहले यूज केसेस डायग्राम बनते हैं, उसके मुताबिक फिर ये हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम बनती है सिस्टम की और हमारे यूजर की, कस्टमर की आपस में जो इंटरेक्शन हो रही होती है उन तमाम को इस तरह वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ एक्सप्लेन करना, ये हमारी सीक्वेंस डायग्राम कहलाती है। यहाँ तक हमारे पास तीन टाइप्स हो गई, एक्टिविटी, यूज केस और सीक्वेंस डायग्राम। फोर्थ नंबर पे टाइप आती है हमारे पास क्लास डायग्राम की। कहता है which shows the object classes in the system and the association between these classes। मतलब जब हम लोग ये काम कर रहे होते हैं, आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो वहाँ पे आप लोगों ने क्लासेस पढ़ी होंगी, क्योंकि अब हमारे जितने भी डेवलपमेंट हो रही है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को यूज करते हुए हो रही है। तो यहाँ पे फिर उसके मतलब उसके मुताबिक जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम क्लासेस बना बना के काम कर रहे होते हैं कि हर चीज़, हर काम की अलग से एक क्लास बनती है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर उनको आपस में एसोसिएट किया जाता है, लिंकअप किया जाता है। तो कहता है उस क्लास लेवल का जो हमारा फ्लो होगा ना हमारे सिस्टम का, वो एक्सप्लेन करने के लिए हम क्लास डायग्राम बनाते हैं। और उसकी शेप कुछ होती है इस तरह की कि इस तरह हम बॉक्स के साथ क्लास को शो करते हैं, ये हमारी एक क्लास है। ठीक है, इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, ऑर्डर वाली क्लास के साथ। तो ये 1 to n टाइम बन रहा है, जैसे हम लोग टेबल्स के दरमियान में नहीं बनाते रिलेशन डेटाबेस के अंदर, और उसकी टाइप्स होती हैं 1 to 1, 1 to many। इसी तरह अब यहाँ पे भी यह क्लासेस हैं, तो क्लासेस के अंदर काम हो रहे हैं तो उनकी आपस में एसोसिएशन बन रही है। तो ये 1 to n टाइम बन रही है।
तो ये जो टॉप पे जो सेल होता है पहला पहला बोल्ड का, तो ये हमारे पास इस क्लास का नाम होता है। कस्टमर की क्लास है, ऑर्डर की क्लास है, स्पेशल ऑर्डर की क्लास है, नॉर्मल ऑर्डर की क्लास है। पहले ये एक क्लास होगी कस्टमर की, तो इसके अंदर कस्टमर का नेम, लोकेशन, उस ये दो यानी कि वेरिएबल्स हो गए, जिनको हम एट्रीब्यूट्स भी कह देते हैं, वेरिएबल्स आ गए। अब उस क्लास के अंदर ये दो फंक्शंस है जो काम कर रहे हैं, सेंड ऑर्डर और रिसीव ऑर्डर का, तो ये फंक्शंस हो गए। तो फर्स्ट सेल के अंदर क्लास का नेम होता है, दूसरे सेल के अंदर एट्रीब्यूट्स यानी कि वेरिएबल्स होते हैं, और तीसरे सेल के अंदर फंक्शंस होते हैं। तो ये क्लास को शो करने के लिए इस तरह हमारे पास एक बॉक्स बनता है। तो इस तरह मेरे पास 4 क्लासेस बन रही थी, तो मैंने चारों क्लासेस को शो कर दिया। ये 2 मेन क्लासेस हैं, ये 2 सब क्लासेस हैं। ये 2 सब क्लासेस किसकी हैं? इस एक मेन क्लास की। तो जो मेन क्लासेस की आपस में होती है वो एसोसिएशन कहलाती है, वो इस तरह 1 to n हम शो कर देते हैं। और जो आगे सब क्लासेस की होती है, ये हमारे पास इनहेरिटेंस होती है। मेन कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का है। इनहेरिटेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जनरलाइजेशन का। तो यहाँ पे हम इसको फिर इनहेरिटेंस का वर्ड यूज नहीं करेंगे, जनरलाइजेशन का वर्ड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जनरलाइजेशन भी उस इनहेरिटेंस की एक टाइप ही है। तो ये आगे उसकी सब क्लासेस होगी। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस वाला काम हो रहा होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के थ्रू अपना सिस्टम बनाने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो उसके जो क्लासेस के मुताबिक जो उसका एक डायग्राम बनेगा, वो उसकी क्लास डायग्राम बनेगी। ठीक है, 4 टाइप्स हो गए हमारे पास यूएमएल डायग्राम्स के। 5वें नंबर पे आती है स्टेट डायग्राम, which shows how the system reacts to internal and external events। उस सिस्टम के अंदर अपने जो इंटरनल इवेंट्स हैं वो आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और इस सिस्टम का जो बाहर वाले कस्टमर है जिन्होंने इस सिस्टम को यूज करना है उनके साथ कैसे रिएक्ट हो रहा है, उसको शो करवाने के लिए हमारे पास स्टेट डायग्राम होती है। और इसको स्टेट चार्ट डायग्राम भी बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, स्टेट डायग्राम हो या स्टेट चार्ट डायग्राम हो, डायग्राम ये एक ही बनेगी इसी तरह की। तो इसका फ्लो भी वो प्रीवियस डायग्राम की तरह का ही होता है कि जितनी भी स्टेट्स होती हैं उनको हम लोग इस तरह की ये इस शेप को थ्रू शो करते हैं, जैसे कि आइडल है, सेंड ऑर्डर रिक्वेस्ट है। तो जितनी भी स्टेट हैं वो सारी इस शेप के अंदर आएंगी, और एक्शन हमारे जितने भी होंगे वो इस टाइप के एरो से शो होंगे। एरो आप लोगों ने देखना है, एरो ये जिस तरह के बने हुए हैं इसी तरह के बना दें। तो मतलब एक लाइन लगा के, ये जो एरो बने हुए हैं ना, फिल्ड एरो जो आगे जिनका तीर जो है वो फिल है आगे से, ये वाले नहीं बनाने। ये जो लाइन वाला एरो होता है यही बनाने हैं आप लोगों ने। तो इसके अंदर जो ये नोटेशंस हैं ये हम लोगों ने इसके मुताबिक ही यूज करनी होती हैं जो ग्राफ के अंदर हो रही है। तो इसका ख्याल रखना आप लोगों ने। अब जैसे ये स्टार्ट के लिए इस तरह का फिल डॉट टाइप का सर्कल, और ये एंड के लिए हमारे पास उसी डॉट के साइडों पे लाइन लगा देना। तो ये सारे का सारा ओवरऑल स्टेट डायग्राम फिर बन जाती है हमारी। यहाँ तक हमारी 5 टाइप्स हो गई यूएमएल डायग्राम्स की, जो कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बनाने के लिए ये पांचों बनाते ही बनाते हैं। 6 बनाते हैं, बल्कि छठी ये होती है डाटा फ्लो डायग्राम। तो आप लोगों ने जब भी अपने सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया हुआ है, तो जब आप लोगों ने उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट करना है, तो आप लोगों ने भी इसी फ्लो के साथ इस तरह डायग्राम्स बना के ही उसको एक्सप्लेन करना है अपने सिस्टम को। क्योंकि अभी आप लोग डेवलप करने तो नहीं जा रहे, अभी तो हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं ना। तो डॉक्यूमेंटेशन को बनाने के लिए ये हमारे पास इसी फ्लो के साथ ये डायग्राम्स बना के उनको एक्सप्लेन करते हैं अपने सिस्टम को इन डायग्राम्स के थ्रू। मैंने यहाँ पे एक सिस्टम को लेकर उसको एज एग्जांपल के तौर पर शो करवाया हुआ है। तो जब आप लोग अपने सिस्टम के मुताबिक यही डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर नाम, फ्लो और वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी आप लोगों के सिस्टम के मुताबिक। तो एट द लास्ट जो हमारे पास है वो डाटा फ्लो डायग्राम है। तो वो किस लिए यूज करते हैं? विच शोज हाउ डाटा इज प्रोसेस्ड एज इट मूव्स थ्रू द सिस्टम। कि जितना भी डाटा प्रोसेस हो रहा है वो ओवरऑल सिस्टम के अंदर किस तरह मूव कर रहा है। ओवरऑल सिस्टम के अंदर जो डाटे की मूवमेंट है वो शो करवाने के लिए डाटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं। अब इसके आगे फिर लेवल्स होते हैं कि एक होता है ना हमारे सिस्टम के अंदर मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उनके दरमियान में शो करवाना है तो 0 लेवल की, फिर उसके बाद उसके सब आगे सिस्टम्स होते हैं उनके दरमियान भी साथ उसको भी ऐड करना है तो लेवल 0, फिर उसके भी आगे सब प्रोसेस होते हैं उनको भी ऐड करना है तो लेवल 1,
फिर उसके भी आगे सब प्रोसेस होते हैं, अगर उनको भी ऐड करना है तो लेवल 3, इस तरह लेवल 0, 1, 2, 3, मतलब जितने लेवल तक हमारा नीचे जा रहा है। जैसे हम हेडिंग्स देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा लेवल 1 होता है। फिर 1.1, 1.2, 1.3 ये हमारा लेवल 2 होता है। फिर 1.1.1 लेवल 3 हो गया। मतलब एक ही नंबर के अंदर नंबर आते जा रहे हैं ना, इसी तरह एक ही सिस्टम के कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स आते जा रहे होते हैं। तो जितने लेवल अंदर तक हमारे सिस्टम के कंपोनेंट्स आते जा रहे हैं, उतने लेवल इंक्रीज होते जाते हैं हमारे इस डाटा फ्लो डायग्राम। लेवल 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको बनाने के लिए जो सिंबल यूज होते हैं वो ये वाले हैं कि जितनी भी एंटिटीज हैं, ठीक है, वो उनको शो करवाने के लिए इस तरह का सिंबल, जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको शो करवाने के लिए इस तरह का सिंबल, और जितने भी स्टोर करने वाली चीजें जहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा होता है, स्टोरेज वाली लोकेशन को शो करवाने के लिए इस तरह का सिंबल, और डाटे के फ्लो को एक्सप्लेन करने के लिए ये एरोस होते हैं। तो ये दो डिफरेंट बुक्स से हैं, मतलब दो डिफरेंट राइटर्स ने इनको डिफरेंट सिंबल यूज करके बनाया हुआ है। जो स्टैंडर्ड चलता है वो ये वाले सिंबल चलते हैं, और एक इनके अलावा और भी होता है, मतलब एक और ऑथर है उसने भी इनको एक्सप्लेन किया है, तो उसने जो इनके लिए सिंबल यूज किए हैं वो कुछ डिफरेंट है। मतलब एंटिटी के लिए उसने जो बॉक्स है वो स्क्वायर बॉक्स यूज किया हुआ है। प्रोसेस के लिए उसने जो इस तरह का होता है ना, कॉर्नर इसके मतलब थोड़े से राउंड होंगे, वो अभी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ तो राउंड नहीं बन रहे, अब यहाँ से मतलब राउंड होंगे इसके कॉर्नर। यस, कॉर्नर नहीं बनेगा, इस तरह राउंड शेप बनेगी, इस तरह लंबाई में होगी, और यहाँ पे इस तरह इसका ये एक लाइन बन जाएगी। तो इस तरह ये प्रोसेस को शो करने के लिए, और जो डाटा स्टोर के लिए है वो सेम यही शेप उसने भी यूज की हुई है, लेकिन उसने यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे इस तरह एक लाइन लगा दी है बस यहाँ पे, ठीक है। बाकी एरो जो है वो वही है। तो ये तीन सिंबल है, ये दो डिफरेंट ऑथर्स ने इनको क्योंकि बनाया हुआ है, तो कुछ एक ने इस तरह इनको बनाया और एक ने इस तरह बनाया। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू कोई नहीं है, लेकिन जो ज्यादातर यूज होने वाले हैं वो यही हैं जो मैंने स्लाइड्स के अंदर दिए हुए हैं सिंबल्स। लेकिन कोई इशू नहीं है, अगर आप दूसरे वाले सिंबल भी यूज कर लेते हैं जो मैंने बताए हैं अभी, तो वो भी कोई मसला नहीं है। तो ये था हमारा यहाँ तक का लेक्चर आज का। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मुझसे पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के रिलेटेड।